So hello guys, welcome to my channel Himraz Vlogs. This is the first episode of our series, The Himraz Show. So today we have Himanshu Dhuria with us. Sir, how are you? हाय कैसे हो? सब बढ़िया? बस चल रहा है सब चल रहा है. तो यार मैं थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि मैं अभी नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी में हूँ एंड आई एम परस्यूइंग एमएस इन बिजनेस एनालिटिक्स एंड आई एम इन माय सेकंड सेमेस्टर. एंड हिमांशु, आप थोड़ा सा अपना इंट्रो दो, छोटा सा बढ़िया सा. मैं भी MSBA के लिए यहाँ पे आया था, मास्टर ऑफ साइंस इन बिजनेस एनालिटिक्स. तो मेरा कोर्स फॉल 2022 में शुरू हुआ था, सितंबर 2022 में, और 16 मंथ्स का कोर्स है. और दिसंबर 2023 में मैं ग्रेजुएट हो गया हूँ और अभी मैं फुल टाइम जॉब पे हूँ. तो जैसा कि अभी आपने बताया कि ये 16 मंथ का कोर्स है, वैसे ये 12 और 16 मंथ का है टोटल वैसे कोर्स. तो आपने वैसे 12 मंथ क्यों नहीं चूज़ करा और 16 मंथ पे क्यों गए? कुछ उसका रीज़न ये है कि मेरा जो पहले एक्सपीरियंस था वो थोड़ा सा डेटा की फील्ड से अलग था, एनालिस्ट वाला नहीं था. तो मुझे आई ऑलवेज वांटेड सम सॉर्ट ऑफ एक्सपीरियंस इन द डेटा फील्ड, जो कि मुझे था कि इंटर्नशिप से मिलेगा. हाँ. और मेरे को पता नहीं, शुरू से ही एक इंटर्नशिप करने का था कि मुझे यूएस में इंटर्नशिप करनी है. अच्छा. तो मैं डिटरमाइंड भी था कि किसी तरीके से तो इंटर्नशिप ले लूँगा. तो बस यही मोटिवेशन था मेरे को 16 मंथ्स में करने का. और यहाँ आने से पहले भी मैंने वही ड्यूरेशन टारगेट करी थी जो कि 12 मंथ से ज़्यादा ही होंगी, क्योंकि MSBA यूजुअली 9 मंथ्स 12 मंथ्स इससे ज़्यादा का नहीं होता है. हाँ. तो नॉर्थ ईस्टर्न को चुनने का यही मेरा पर्पस था कि वो 16 मंथ्स का हो या उससे ज़्यादा हो. ओके. तो आपने वैसे इससे पहले कितनी यूनिवर्सिटीज़ में मतलब अप्लाई करता हो और आपने फिर नॉर्थ ईस्टर्न को चूज़ करा, और कोई 2-3 डिसाइडिंग फैक्टर बता सकते हो इसके? फीस सबसे पहले तो जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, हाँ. कि जिसकी फीस सबसे कम होगी हाँ. और अगर कोई स्कॉलरशिप दे देगा. क्योंकि मोस्टली अगर आपको यूएस के टॉप 10 कॉलेजेस में एडमिशन नहीं मिल रहा है तो इन माय ओपिनियन सारे सेम है. करेक्ट. क्योंकि जॉब ढूंढने का स्ट्रगल, करिकुलम और ये सब में सेम है. करेक्ट. ऐसा कोई एकदम ट्रम्प कार्ड वाला फैक्टर नहीं है कि ये यूनिवर्सिटी आपको ये पर्टिकुलर चीज़ प्रोवाइड कर देगी. तो एक तो फीस वाला फैक्टर, कोर्स ड्यूरेशन, और थोड़ा सा मुझे मिक्स करिकुलम चाहिए था. Okay. पूरा भी टेक्निकल नहीं, पूरा भी नॉन टेक्निकल नहीं. ठीक है. और एक चीज़ और मैंने कंसिडर करी थी जो कि नहीं हुई आयरॉनिकली, Okay. कि मुझे कॉलेज टाउन वाले कैंपसेस चाहिए थे. पूरी लिस्ट में से सिर्फ एक नॉर्थ ईस्टर्न ही था जो कॉलेज टाउन नहीं था, और उसी में ही मैं हूँ. तो ये 4 फैक्टर्स थे मेरे हिसाब से. अच्छा. और मैंने सारे कोर्सेज में MSBA ही अप्लाई किया था. मैं क्लियर था कि मुझे MSBA ही करना है. तो ये आपने डिसीजन कैसे बनाया? बल्कि आप पहले, जहाँ तक मैं थोड़ा सा अपना होमवर्क भी कर आया हूँ कि आप एसेंचर में थे, है ना? तो आपने वहाँ पर वैसे आपका रोल क्या था, और फिर आप क्यों ऐसे आप फोकस क्यों हो गए कि मेरे को बिजनेस एनालिटिक्स, आप डेटा एनालिटिक्स भी जा सकते थे, आपने बिजनेस एनालिटिक्स ही क्यों चूज़ करा? कोई रीज़न? एक तो फर्स्ट सीजन तो कि एक्सपीरियंस हो गया था मुझे कंसल्टिंग साइड में. मैंने SAP में काम किया है. ठीक है. तो मुझे नॉन टेक का आइडिया था कि कैसे नॉन टेक वाली चीज़ें काम करती हैं. और जैसे अभी की सिचुएशन, मार्केट की सिचुएशन ये है कि ज़्यादातर जॉब्स उन्हीं को मिल रही हैं जो थोड़े टेक में हैं अच्छे. मतलब मैं स्पेसिफाई नहीं कर रहा, लेकिन ट्रेंड्स यही कह रहे हैं अभी कि अगर आपको 1-2 लैंग्वेजेस आती हैं या थोड़े बहुत टेक्निकल टूल्स अच्छे से आते हैं तो उनको हेल्प मिल रही है, उनके रिज्यूमे सेलेक्ट हो रहे हैं. ठीक. तो मुझे मिक्स ही चाहिए था दोनों का, ताकि जब मैं उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लूँ और जब मेरे एग्ज़ाम्स हों तो मेरे पे उतना भी प्रेशर नहीं आए कि भाई सारे कोडिंग के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, सारे टेक्निकल एग्ज़ाम्स हो रहे हैं. हाँ, सेम. वो एक रीज़न था. करेक्ट. और MSBA का ये था कि फिर इससे सारी फील्ड्स खुल जाती हैं. अगर मैं डेटा साइंस करने को सोचता तो डेटा साइंस भी रह जाता. BA करता तो सिर्फ डेटा एनालिस्ट की जॉब्स होती. बिजनेस एनालिटिक्स से मुझे हेल्थ केयर में भी जा सकता हूँ, मैं टेक्निकल जॉब्स भी ले सकता हूँ, नॉन टेक भी ले सकता हूँ, और कंसल्टिंग जॉब्स भी ले सकता हूँ. मेरा पुराना SAP का एक्सपीरियंस भी काम आया है इसमें. हाँ. तो वाइड रेंज ऑफ ऑप्शंस के लिए. अच्छा. तो जैसा आपने मेंशन करा कि मतलब कि आपको अभी जैसे टेक्निकल स्किल्स थी और ज़्यादा प्रेशर ना आए,
तो आपको एक तो हेल्प मिल जाती है जॉब लेने में और ज़्यादा वही रेज्यूमे सेलेक्ट हो रहे हैं। बट जिनका बैकग्राउंड टेक्निकल है ही नहीं, जैसे काफ़ी बच्चे हैं जो आते हैं या बिजनेस एनालिटिक्स में, मेरे ही कोर्स में काफ़ी बच्चे होंगे जो कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से नहीं है ना, जिनको टेक्निकल स्किल्स का कुछ भी कभी कर ही नहीं है, मैनेजमेंट कोर्स से करके आए हुए हैं। तो उनके लिए क्या मार्केट डिफ़िकल्ट है? क्या उनके लिए जॉब लेना, इंटर्नशिप लेना एज़ कम्पेयर टू अस who has some technical background, क्या डिफ़िकल्ट है? क्या उनको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है और कैसे? अगर उनको टेक्निकल में जाना है, यस, बिजनेस एनालिटिक्स में जाना है, उनको पाइथन की नॉलेज नहीं है, आर की नॉलेज नहीं है, दिस इज द फर्स्ट टाइम दे आर डूइंग एवरीथिंग, तो मतलब ट्राई यही करो कि अगर कोई एक्सपीरियंस नहीं है टेक्निकल का तो प्रोजेक्ट्स बनाओ, प्रोजेक्ट्स ढूंढो। जैसे डेटा के लिए कैगल एक बहुत अच्छा रिसोर्स है जिस पे डेटा सेट्स मिलते हैं, उस पे पूरी रिपोजिटरी होती है, एक डॉक्यूमेंट होता है कि हमने ये प्रोसेस फॉलो किया, क्लीनिंग करी, उसके बाद ये प्री प्रोसेसिंग करी, जो भी, फिर तो उससे हेल्प लो, प्रोजेक्ट्स करो, जितने हो सकते हैं प्रोजेक्ट्स लो। एक आइडिया लो कि भाई एक पर्टिकुलर डेटा एनालिस्ट जॉब या बिजनेस इंटेलिजेंस एनालिस्ट रोल में क्या प्रोसेस फॉलो होता है, और अपना रिज्यूमे उसके अराउंड बिल्ड करो, ताकि ये लगे कि हाँ ये इसकी नीश फील्ड है। क्योंकि आप एक्सपीरियंस दिखा नहीं सकते, तो किसी तरीके से अगर आपको अपनी एक्सपर्टीज उसमें दिखानी है तो प्रोजेक्ट्स वुड बी हेल्पफुल। अच्छा, इसी पर एक और चीज़ मैं बस टच करूँगा कि अब जैसे कोई मैनेजमेंट फील्ड से आता है, एक टेक्निकल कंप्यूटर साइंस से आता है, अगर वो कंप्यूटर साइंस वाले को ऑलरेडी वो चीज़ स्किल्स है तो वो उसको प्रायोरिटी देंगे, उसने उसमें वर्क एक्सपीरियंस भी है उसको, और उसमें प्रोजेक्ट्स भी कर रहे होंगे एक मैनेजमेंट पोजीशन वाले से ज़्यादा। तो क्या एक सर्टिफिकेशंस जो होती है ऑनलाइन, जैसे कोर्सेरा होती है और ये जितने भी होते हैं, आप टैबल्यू के, सेल्स फोर्स के सर्टिफिकेशन, क्या ये वैल्यू ऐड करते हैं? सर्टिफिकेशंस मतलब करते हैं ऐड, मतलब अगर तुम्हें किसी पर्टिकुलर टॉपिक का एक इंट्रो चाहिए, एक जिस्ट चाहिए कि भाई इसमें क्या होता है, तो सर्टिफिकेशंस तुम कर सकते हो अगर तुम उस टॉपिक से या उस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी से बिल्कुल भी अवेयर नहीं हो। ओके, तो सर्टिफिकेट्स ही हेल्प करेंगे। बट अगर तुम थोड़ा भी हो और क्या कहते हैं, बट मेक श्योर करो कि उन सर्टिफिकेट्स में प्रोजेक्ट भी हो एक छोटा सा, ताकि तुम रेज्यूमे में डाल सकते हो उसको। खाली सर्टिफिकेट के नाम पे तो आई डोंट थिंक कंपनीज उसको देखती हैं या क्या है। अगर तुम उसका कोई प्रोजेक्ट डाल दोगे तो उसमें दिखेगा कि भाई तुमने ये टूल यूज़ किया है, इस टाइप का डेटा सेट था, इस डेटा सेट से तुमने ये इंसाइट्स निकाली या ये प्रिडिक्शन किया या व्हाटएवर डिस्क्रिप्टिव कुछ भी, तो वो चीज़ हेल्पफुल है। खाली सर्टिफिकेट का नाम डालने से तो नहीं, मेरे हिसाब से नहीं है। तो मतलब आप सर्टिफिकेशन जो कर रहे हो उसके साथ एक प्रोजेक्ट भी कर लो, हाँ, तो उसकी वैल्यू मतलब जो थ्योरी वो सिखा रहे हैं उसका एक प्रैक्टिकल यूज भी कर लो। ओके, बस ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ बताओ कि जैसे कि आपने पूरी ग्रेजुएशन अब कर लिया है नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी से, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन गेटिंग अ जॉब, थैंक यू। है ना। तो जॉब से पहले आते हैं इंटर्नशिप पर, जैसे आपने मेंशन करा कि 16 मंथ्स का कोर्स होता है, इंटर्नशिप का स्ट्रगल रहता है। तो आपने कब स्टार्ट करा था इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना, और कितनी एप्लीकेशन भेजी थी, और क्या आपका रिस्पॉन्सेज थे? कब आपको लगा, कुछ ऐसा टाइम आया था जब आपको लगा नहीं यार अब मेरी बस हो गई है, अब आई एम गिविंग अप? अच्छा, हाँ, गिविंग अप तो तभी था जब इंटरव्यूज आने शुरू हो गए थे। ओके, बट मैंने अप्लाई करना शुरू किया था, मतलब मैंने वो जो एक होता है ना कि आप वो बना देते हो कि भाई अब करना है, हाँ, ज़्यादा लेट ना हो जाए, तो वो दिसंबर में उसकी वेव आ गई थी मेरे अंदर कि भाई हाँ अब कर देते हैं, नहीं तो लेट हो जाएंगे। हाँ, दिसंबर में भी मैंने फुल फ्लेज अप्लाई नहीं किया था, मैं विंटर वेकेशंस के लिए बाहर भी चला गया था, वहाँ पे भी मैंने रोज एक दो एप्लीकेशन करी थी। बट न्यू ईयर से, जनवरी से मैंने एकदम कंसिस्टेंट अप्रोच के साथ हर दिन 10 एप्लीकेशंस करता था सुबह उठ के। ओह नाइस। हाँ, और मेक श्योर करता था कि मेरी एप्लीकेशंस एटलीस्ट 80% मैच हो मेरे रिज्यूमे से, क्योंकि अगर बिल्कुल भी कोई मैच नहीं हो रही और ब्लाइंडली अप्लाई करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर कर भी दोगे तो इंटरव्यू अगर आ भी गया सपोज, तो फिर क्या जो पूछेंगे वो आएगा ही नहीं। हाँ, तो ट्राई करो कि 80% मैच हो आपका रिज्यूमे उस एप्लीकेशन से, और रोज़ अप्लाई करो। और मैंने लिंक्डइन से ही अप्लाई किया है, और
रीसेंट एप्लीकेशंस पे ही किया है। जैसे कई बार होता है कि लिंक्डइन पे लिखा होता है कि अपडेटेड 6 आवर्स अगो या 10 आवर्स अगो, यस बट जब आप उसके अंदर जाके देखते हो तो लिखा होता है पोस्टेड 30 डेज प्लस। यस तो वो नहीं किया मैंने। जो Okay. रिसेंटली पोस्ट हुई हैं 6 डेज 7 डेज वाली या 2 दिन 1 दिन वाली, उसमें किया है। हम्म, और ऐसा मैंने रोज, मतलब एकदम रोज 10 तो नहीं, मतलब 10 7 8 ऐसे करके एवरेज 8 से 10 मैंने एप्लीकेशंस करी हैं। अच्छा 2 महीना जनवरी फरवरी, हम्म, तो अराउंड टोटल लमसम 300 to 350 एप्लीकेशंस मैंने अप्लाई कर दी थी। वाओ और फिर मुझे लिटरली जनवरी फरवरी में कोई इंटरव्यू नहीं आया। हम्म, और बहुत वो फील होता था कि भाई क्या हो रहा है, ये क्या हम्म। प्रोसेस है, कहाँ जा रही है एप्लीकेशन, सेलेक्ट हो भी रही है कि नहीं हो रही है। बहुत लोगों से रिज्यूमे रिव्यू करवाए, फीडबैक लिए, इम्प्रूव किया ग्रेजुअली। फिर उसके बाद सडनली स्प्रिंग ब्रेक में 4-5 इंटरव्यूज आ गए मार्च में। अच्छा मार्च में मार्च आपको आ स्प्रिंग गए। ब्रेक में ठीक सडनली 4-5 इंटरव्यूज आ गए, दे दिए। हम्म, और ये सोच के इंटरव्यू दिए कि भाई मुश्किल से इंटरव्यू आया है, हाँ ये तो हर हालत में निकालना ही है। ओके पूरा पूरा दिन पूरी पूरी रात बैठ के इंटरव्यू प्रिपेयर किया। हम्म, और मोस्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जो रिज्यूमे आपने भेजा है ना, हम्म, उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो। ओके उसका A to Z एकदम आना चाहिए। हम्म, वो किया और फिर दिए, तो उसमें से एक में सेलेक्ट हो गया। सेलेक्ट 1-2 में और हुआ था, 2-3 ने घोस्ट किया, ऐसे ये तो पार्ट ही है प्रोसेस का। और उसके बाद सेलेक्ट हो गया। फिर उसके बाद भी मुझे आए 1-2 इंटरव्यू, अप्रैल में भी आए, मई में भी आए इनफैक्ट। ओके हाँ, बट फिर आप वो एक बार चीज़ बर्न मिल आउट जाए। आ गया था ये सब चीज़ें कर करके कि फिर उसके बाद मैंने ध्यान ही नहीं दिया। हो गया जिसमें हो गया। पे ज़्यादा भी थी बाद वालों की, तो मैंने नहीं ध्यान दिया। मैंने अच्छा कहा बस मिल गई, अब मेरे को और कुछ नहीं कि करना। आप इस प्रोसेस से होते हो एग्जॉस्ट हो गए थे कुछ हाँ, ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गया था सच में। ही। अरे यार फिर बस मिल गई, उसके बाद शुरू कर दिया। अच्छा बट हाँ, रेफरल्स के लिए भी मैंने ट्राई किया था। हाँ ऑनेस्टली जो लिंक वाले रेफरल्स होते हैं ओके कि आपको किसी ने लिंक भेजा, हाँ हाँ वो तो मुझे बिल्कुल यूजलेस लगे, मेरे लिए आज तक वर्क नहीं किए। हम्म, मैंने बहुत बड़े बड़े लेवल से भी लिंक मंगवाए हैं, सब हम्म, कुछ किया है, तो नहीं किए वो तो। अच्छा बट करते होंगे, but मेरे लिए Maybe. नहीं किए। हाँ लेकिन एक चीज़ है इसमें, जैसे रेफरल की बात आपने छेड़ ही दी हाँ। है, तो इसमें एक चीज़ पूछता हूँ कि ये यहाँ पर ना एक ना यूएस में आकर ना यूएस मार्केट में नेटवर्किंग करके बात होती है कि भाई नेटवर्किंग करो हर जहाँ किसी भी से जाके नेटवर्किंग कर, मतलब कनेक्शंस बना। कनेक्शन बना ये कनेक्शन कैसे बनने क्या है ये, मतलब कैसे करा जाता है कि ये भाई कि सामने वाला हमें जॉब के लिए रेफर कर दे, क्या मतलब क्या है। मैं नेटवर्किंग मेरे को अभी तक मेरे को भी 4 महीने हो गए, मुझे नहीं समझ में आ पाया कि मैं किसी से क्या बात करूं कि भाई नेटवर्किंग बस एक सब हर किसी से बात करूं कि जॉब लेनी है यूएस में कैसे लेनी है, बोल देता है नेटवर्किंग करो। मैं क्या करूं नेटवर्किंग के लिए, कोई भी बंदा होगा जो यूएस में आ रहा है क्योंकि जैसी मार्केट है, तो क्या करे इस चीज़ के लिए। मतलब मैंने भी बहुत सुना है स्टार्टिंग में कि नेटवर्किंग और कनेक्शंस बनाओ, जितने लोगों से हो सकता है उतने लोगों से बात करो, ये और वो है। पर ऐसा नहीं है कि भाई हर जगह तुम यही बात कर रहे हो। मतलब देखो, मेरे हिसाब से जाते ही किसी से बंदे से मिले, उससे स्मॉल टॉक करी और फिर उसके बाद उससे पूछ लिया कि भाई तेरे कंपनी में जॉब है क्या। हाँ ये भी करने को करते हैं लोग, मिलने को इससे भी मिल सकती है। आपका लक आपको नहीं पता ना कहाँ पे लग जाए। बट उस इंस्टेड ऑफ दिस, अगर आप किसी से मिल रहे हो, उसके पास जॉब है और वो भी रिसेंटली ग्रेजुएटेड है या जो भी है, तो उससे हाँ। पहले ये पूछो कि तूने प्रोसेस क्या फॉलो किया था। हाँ वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। करेक्ट। तो मैंने भी, जैसे हमारे बिजनेस स्कूल में भी 1-2 इवेंट्स हुए हैं, तो वहाँ पे अगर पुराना एलुमनाई कोई आ रहा है या कुछ हाँ। है, तो मैं उससे पूछता था कि तेरा क्या टाइमलाइन रहा, तूने प्रोसेस क्या फॉलो किया है, मतलब रेज्यूमे क्या से बिल्ड किया, या उससे पहले तूने इंटरव्यू से पहले क्या सीखा। वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ ये पूछना है कि भाई तूने प्रोसेस क्या फॉलो किया, उससे क्या होता है कि आप 4-5 लोगों के प्रोसेस सुनते हो, हाँ तो आपको एक आइडिया लग जाता है कि अच्छा ये करने से कुछ हो सकता है। हाँ फिर अगर आप उसको फॉलो कर देते हो तो क्या पता मिल भी जाए। हाँ, सही ऑल्दो कोई बात है। फिक्स प्रोसेस नहीं है, सबका जॉब मिलने का तरीका अलग है। कोई किसी रिलेटिव से लगवा रहा है, कोई डायरेक्टली लिंक्डइन पे अप्लाई करके लगवा रहा है, कोई एक और तरीका है। जैसे मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, उन्होंने क्या किया, जैसे सपोज कोई जॉब एप्लीकेशन आई, ये भी एक नेटवर्किंग करने का तरीका है। अच्छा एक कोई जॉब आई लिंक्डइन पे, उसका यूजुअली एक हायरिंग मैनेजर दिया हुआ होता है, हाँ है ना। हाँ होता है। उसको कांटेक्ट किया, और बहुत बार ऐसा होगा कि वो नहीं रिप्लाई करेगा, बट ऐसे 10 में से अगर तुमने 10 जॉब्स के लिए किया,
उस 10 में से 2 या 3 तो करेंगे रिप्लाई। फिर उनसे तुमने हायरिंग मैनेजर का, रिक्रूटर से हायरिंग मैनेजर का ईमेल लिया, फिर और इंटरनल तुम घुसते गए, एक दो के और ईमेल लिए, उनको ईमेल किया डायरेक्ट कि मेरी ये क्वालिफिकेशंस हैं, मेरा ऐसे से इंटरव्यू शेड्यूल हो सकता है क्या। ऐसे करके भी लोगों ने इंटरव्यू शेड्यूल कराया और उनको जॉब मिली है। तो मतलब तो ये भी एक नेटवर्किंग करने का तरीका है, ऐसे भी लोगों को जॉब्स मिली हैं। मतलब आपको सिस्टम में घुसना पड़ेगा जितना हाँ, कर सकते, हार मत सब मानो। जगह हाथ पैर मारने ही पड़ेंगे, चाहे वो नेटवर्किंग हो, चाहे कनेक्शन हो, चाहे डायरेक्ट अप्लाई, चाहे रिज्यूमे हो, चाहे रिलेटिव हो, चाहे फ्रेंड्स हो, कुछ भी हो। तो मतलब लक फैक्टर एक हाँ, आता है हर चीज़ में, वैसे इन चीज़ों में, जॉब वगैरह में लक फैक्टर आता है, लक है यहाँ पे, मैं डिनाई नहीं करूँगा इस बात को कि क्योंकि अभी के मार्केट में तो बहुत बहुत एप्लीकेशंस हो रही हैं। एक एक घंटे में अगर एक जॉब में देखोगे तो 500 एप्लीकेंट्स होते हैं उसमें। हाँ। तो उसमें सेलेक्ट होना, रिक्रूटर को क्या अच्छा लग रहा है क्या नहीं अच्छा लग रहा है, ये लक है। पर वही है कि लक को इंक्रीज करने के लिए आपको अपना रिज्यूमे भी तो अच्छा करना ही पड़ेगा ना। वो वाली बात सही है। है। आप उस वे पे उस प्रोसेस को कैसे फॉलो कर रहे हो, तो वो है। पर हाँ 1% 2% लक तो है। अच्छा, इसको नहीं कर सकते डिनाई। तो यार मतलब कि जैसे ये 12 मंथ्स और 16 मंथ्स में ना एक चीज़ होती है। अब 16 मंथ्स में दिसंबर में क्लोजिंग होती है, मार्केट क्लोज होती है जहाँ तक हमें सुनना है। और 12 मंथ्स का जो होता है आपका, शायद जहाँ तक होता है अगस्त में कंप्लीट हो जाता है हमारे नॉर्थ ईस्टर्न में, और बाकी यूनिवर्सिटीज़ में मई अगस्त एक ये ग्रेजुएशन डेट्स होती हैं। और हमारे भी जैसे कुछ 16 मंथ्स का भी होता है कि दिसंबर में हो रहा है। लेकिन दिसंबर में बोलते हैं लोग थैंक्सगिविंग के बाद यूएस मार्केट क्लोज हो जाती है। तो क्या मतलब कि एक डिसीजन फैक्टर आता है कि भाई मेरे को 16 मंथ्स में, जैसे ये क्या जब डिसाइड करते हुए 16 मंथ लेना है 12 मंथ करना है, ये दिमाग में लेना चाहिए ये वाली बात कि भाई मार्केट क्लोज हो गया ओपन हो गई, क्योंकि अभी हायरिंग चलेगी फुल टाइम की, तो बंदे को 12 मंथ्स एक्चुअली ऑप्ट करना यूएस में चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है कि अभी हायरिंग चलेगी अभी नहीं चलेगी। यूएस में पूरे ईयर हायरिंग चलती है। ठीक है। और अभी तो पूरे ईयर ही हायरिंग नहीं चल रही। अभी का तो मार्केट ऐसा ही है। पर पता नहीं, मैंने कभी मार्केट पे इतना ध्यान भी नहीं दिया और नहीं मेरे को कभी समझ में आया कि क्यों नीचे और क्यों ऊपर है। मतलब ठीक है, लोग इन्फ्लेशन बोलते हैं, बट ऐसे रूट कॉज क्या है ये मेरे को नहीं पता भी है किसी को कि नहीं। बट ऐसे मार्केट में मैंने नहीं देखा। बस वही है, प्रोसेस फॉलो किया है, एक रोज अप्लाई किया है, रिज्यूमे इम्प्रूव किया है, कुछ नहीं है मेरे पास तो उसको पढ़ा है, उसको सीख के रिज्यूमे में डाला है, अगर है नहीं है तो उसका प्रोजेक्ट बनाया है, बस वही सब किया है। बाकी कह सकते हैं ये कि दिसंबर में कम होती हैं जॉब एप्लीकेशन, पर फिर जनवरी में आती हैं। बात है, वो बात भी तो है। अगर कोई कंपनी का बजट दिसंबर में खत्म हो रहा है तो वो रीस्ट्रक्चर करेगी अपनी ऑर्गेनाइजेशन, उसको कट ऑफ करके, तो जनवरी से नया भी तो शुरुआत करती है ना। सही बात है। तो वही है कि हायरिंग तो होती रहती है। वेरी गुड। तो मैंने ऐसा नहीं कंसीडर किया कि 12 में ही होगा 16। कई ये भी एक डिबेट है कि आपको फॉल में आना चाहिए कि स्प्रिंग में आना चाहिए। ये भी एक डिबेट वो डिबेट भी मुझे कभी नहीं समझ में आई। नहीं, मेरे को भी एक चीज़ थी कि अब जैसे मैं आज, ये मेरे से 1 साल सीनियर है, तो ये दिसंबर में जैसे आपने ग्रेजुएट करा, अब मेरे दिमाग में ये था कि भाई जो पिछले साल बच्चे, मतलब कि जैसे मैं 23 में इनटेक हूँ, आप 22 इनटेक हो, तो क्या यार ऐसा कोई फैक्टर आया कि बीच में यार रिसेशन आ रहा है? यूएस में रिसेशन आया कब है? मतलब कि ये चल रहा है, आ गया या आएगा? मतलब चल ही रहा है, क्योंकि अभी तक जो मैंने देखा कि मतलब जब हम आए थे तब भी यही बातें चल रही थी कि रिसेशन आया हुआ है और जब तक तुम ग्रेजुएट होगे तब तक खत्म हो जाएगा। अब तुम्हारे टाइम पे ये बातें हो रही है कि जब तक तुम ग्रेजुएट होगे तब तक खत्म हो जाएगा। अब वो कब खत्म होगा ये किसी को नहीं पता। हाँ, मतलब यूजुअली जब कोई रिसेशन आता है तो एटलीस्ट 2-3 साल रिकवरी में लगते ही है। हाँ, किसी भी इकोनॉमी को। तो अब वही है कि अपन ने डिसाइड किया यहाँ पे आने का, तो वो तो करना ही पड़ेगा। मतलब रिस्क लिया है तो मेहनत भी कर लो थोड़ी ज्यादा। मेहनत क्या, मतलब वही है कि गुजरना तो है ही, अब इसको कैसे भी करके करना ही है। अच्छा, तो एक चीज बताओ, कभी ऐसा कभी देखा है कि ऑफर आया, ऑफर लेटर सामने है, कुछ दिनों बाद वो बोल देते हैं कैंसिल? कभी ऐसा कभी फेस करा है? ऑन कैंपस में हुआ ऐसा। अच्छा, यू लॉस्ट योर फर्स्ट जॉब। कैसा एक्सपीरियंस था? ऑन कैंपस में कैसा लगा मेरे था? को एक टीए पोजीशन मिली थी, बट एसएसएन ना होने की वजह से, मतलब एसएसएन को आने में थोड़ा टाइम लगता है, ना होने की वजह से उन्होंने रिजाइन कर दिया था वो ऑफर। बट उसमें उनका भी फॉल्ट नहीं है क्योंकि उनको इमीडिएट रिक्वायरमेंट थी। वैसे एसएसएन होता क्या है?
सोशल सिक्योरिटी नंबर होता है, ये एक तरीके का पैन कार्ड है यहाँ का। In short. काफी कम शब्दों में बहुत बड़ी हाँ। बात बता दी आपने। पैन कार्ड में सब कुछ स्टोर होता है ना, हाँ। यहाँ पे एसएसएन में आपकी सारी रिकॉर्ड होती है कि कितना पैसा आ रहा है, क्यों आ रहा है, कब आ रहा है, कितना टैक्स आप भर रहे हो, कितना टैक्स आपका होगा, तो बेसिकली पूरी सारी क्रेडिट हिस्ट्री सब एसएसएन में किसी रिकॉर्ड, पास अगर मेरा एसएसएन है तो उससे मैं कहाँ कहाँ काम कर रहा हूँ पूरी हिस्ट्री पता चल सब सकती कुछ है। सब कुछ। और कितने मतलब कि ऐसे कितने नंबर का रहता है अपने पैन कार्ड की तरह, वो अल्फा न्यूमेरिकल नहीं नहीं, रहता है अल्फा क्या नहीं, ये? ओनली नंबर्स रहते हैं। अच्छा 334 होता है शायद, 334 10 डिजिट का होता है शायद। अच्छा, तो ये इसके लिए अप्लाई करें कितने दिनों बाद ऐसे आ जाता होगा एसएसएन? अगर मान लो ये प्रोसेस क्या रहता है, मतलब कि आपको पहले जॉब मिलती है और फिर क्या रहता जॉब है? मिलती है, आप ऑफर लेटर लेते हो यूनिवर्सिटी से, सीपीटी ओपीटी जो भी है साइन कर वो होता है, वो वाला I-20 लेके एसएसएन ऑफिस जाओ, विद इन 10 डेज आपका एसएसएन आ जाता है। ओके, एक चीज़ पूछनी थी मेरे को आपसे कि यार ये ईएडी करके ना एक चीज़ होती है, ईएडी एम्प्लॉयमेंट ऑथराइजेशन डॉक्यूमेंट, क्या है ये, और ये कब से क्या प्रोसेस होता है इसका? 60 डेज की कोई क्लॉक होती है क्या? मैं अगर दिसंबर 16 तारीख को अगर ग्रेजुएट कर रहा हूँ तो मेरे को कब तक का टाइम होता है ईएडी अप्लाई करने का? मुझे कौन सी डेट सेलेक्ट करनी चाहिए? ये क्या प्रोसेस होता है उसमें, और कैसे एक परफेक्ट डेट होती है कि हाँ भाई मेरे को ये वाली डेट लेनी चाहिए? परफेक्ट डेट का तो कोई फॉर्मूला नहीं है, वो तो Okay. एक गैम्बल है। पर इसका प्रोसेस ऐसा है कि जैसे सपोज मैं 19 दिसंबर को ग्रेजुएट हुआ, आप उससे 90 डेज पहले ईएडी कार्ड अप्लाई कर सकते हो, यानी कि 19 सितंबर से लेके 19 दिसंबर के बीच में आप ईएडी कार्ड कभी भी अप्लाई कर सकते हो। और जो आप डेट चूज करते हो आफ्टर ग्रेजुएशन, 19 दिसंबर से लेके 19 फेब तक, Okay. 60 डेज, उसके बीच में आप कोई भी डेट चूज कर सकते हो। वो डेट से आपका एम्प्लॉयमेंट पीरियड स्टार्ट हो जाएगा, आपका ओपीटी स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, जैसे सपोज मैंने डेट ली 26 जनवरी, तो 26 जनवरी से मेरा ओपीटी स्टार्ट हो जाएगा, जो कि 1 साल तक रहेगा, 26 जनवरी 2024 से 25 जनवरी 2024। अच्छा, ठीक है, तो उसका, और मेक श्योर करो कि अगर आपने 26 जनवरी ली है तो आपको जॉब भी तब तक मिल जाए। नहीं मिली तो 26 जनवरी से आपके वो 90 डेज पीरियड का हाँ जी, जो काउंटडाउन है वो शुरू हो जाता है। तो उस तो पीरियड ट्राई ये करना चाहिए कि अगर आपको कम चांसेस लग रहे हैं जॉब लगने के, तो ईएडी कार्ड जैसे आप 60 डेज तक आप डेट ले सकते हो, तो 19 फरवरी से एक हफ्ता पहले, जैसे कि 12 फरवरी या उसके अराउंड डेट ले लो, ताकि आपको एक स्ट्रेच मिल जाए 2 महीने प्लस 3 महीने पूरे जॉब अप्लाई करने का, क्योंकि 12 फेब के बाद आपके 90 डेज शुरू होते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस है। तो यार ये तो काफी तो ये गैम्बल है, बहुत बड़ा गैम्बल है ये तो इसमें ऐसा नहीं है कि आपको पूरे 5 महीने मिलेंगे। हाँ, आपको 10-1 दिन का लॉस हो सकता है, 10-15 दिन का लॉस हो सकता है। और जैसे मेरे केस में तो मेरे को थोड़ा 1-2 हफ्ते पहले पता चल गया था, तो मैंने प्रीमियम प्रोसेसिंग करवा के उसको डेट जल्दी ले ली थी। तो ये प्रीमियम क्या होता है? प्रीमियम प्रोसेस? प्रीमियम प्रोसेसिंग, अगर आपका ईएडी कार्ड को यूजुअली आने में 3 महीने लगते हैं, एवरेज टाइम उसका 3 मंथ्स है। अगर आपको जल्दी चाहिए तो आप बहुत सारा पैसा लगाओ, और कितना पैसा लगा? $1000 से $1500 तो आपका जल्दी आ जाएगा। अच्छा, लेकिन यार ये कुछ ज़्यादा बड़ी गैम्बलिंग चीज़ है, मतलब कि अगर मैं 60 डेज़ के, अगर मैं 12 फरवरी डेट ले लेता हूँ, उससे पहले अगर मेरा आ जाता है ऑफर लेटर, तो मैं वर्क भी नहीं कर सकता नहीं। और कैंसिल भी हो सकता है। हाँ, तो आपको एम्प्लॉयर को कन्विंस करना पड़ेगा कि मेरा ईएडी डेट अभी से शुरू हो रही है, तो ये करो, मतलब somehow you have to convince। अच्छा, एक चीज़ आती है कि आपने इंटर्नशिप करी थी, कितने महीने करी होगी वैसे, कितने 3 वीक्स? मंथ्स। 3 मंथ्स, मतलब 12 वीक्स। 3 मंथ्स मतलब हाँ, 11 to 12 वीक्स। 11-12 वीक्स। मोटा छापा, मोटा छापा। छापा तो मोटा, लेकिन फिर खर्चा भी मोटा ही हुआ। क्योंकि फिर जब कमाने की लत लग गई तो फिर उड़ाने की भी लग गई है। जो पिछले 6 महीने में नहीं उड़ा पाया वो पूरे शौक पूरे करे फिर। हाँ, मतलब वही फिर अच्छा, खत्म हो जाते हैं यार, लग जाते हैं, आप लग खर्चा जाते बहुत हैं। है। मतलब वो जो लोग सोचते हैं ना कि मैं ऑन कैंपस और इंटर्नशिप करके ट्यूशन फी भर दूंगा, हाँ, वो तो नहीं होता, वो नहीं हो सकता। वो आप बहुत कम पॉसिबल है। क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ा तभी सकते पॉसिबल हो। है कि अगर आपकी $50 पर आवर की इंटर्नशिप लगे या $40 पर आवर की लगे, तब फिर भी शायद पॉसिबल है। अच्छा, बट अभी तो मार्केट ऐसा है नहीं जो कि इतना फांग दे के अलावा अगर कोई कंपनी है देगा। वो $45 to $50 पर आवर दे दे। अच्छा, वैसे बिजनेस एनालिटिक्स जो कोर्स है,
इसका स्कोप क्या है वैसे, मतलब देखा जाए तो अभी मैं आ गया हूँ, अभी आगे जो फॉल 24 इनटेक में आएंगे, अभी मार्केट को आप बहुत अच्छे से देख रहे हो, समझ रहे हो, तो आपको क्या लगता है इसका क्या स्कोप है? बिजनेस एनालिटिक्स एज अ बहुत ब्रॉड टर्म है, आप किसी फील्ड में जाते हो, डेटा एनालिटिक्स में भी जा सकते हो आप, हाँ। है ना, आप बिजनेस इंटेलिजेंस एनालिस्ट में भी जा सकते हो। स्कोप अभी तो मतलब लोगों ने इसको थोड़ा सा ऐसा बना दिया है कि अगर कुछ नहीं आता तो बिजनेस एनालिटिक्स कर लो या डेटा एनालिटिक्स कर लो। करेक्ट। जैसे सीएस वाले लोग भी अगर उनसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग नहीं हो रही तो कि चलो डेटा में अप्लाई कर देते हैं, ऐसी थिंकिंग है अभी लोगों की। बट ठीक है, मतलब वो थिंकिंग गलत नहीं है, पर उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जनरलाइज्ड बहुत हो रही हैं चीज़ें, कि एक क्योंकि बिजनेस एनालिटिक्स में भी बहुत सारे पूरा डेटा में बहुत सारे हैं, डेटा इंजीनियर भी है, डेटा साइंटिस्ट भी है, और प्योर बिजनेस एनालिस्ट भी है, डेटा एनालिस्ट भी है, बिजनेस इंटेलिजेंस भी है, और भी मतलब वो कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है कि और भी एनालिस्ट की रोल होती है। तो बिजनेस एनालिस्ट में ये सब कवर हो जाता है। ज़्यादातर डेटा साइंटिस्ट नहीं होता कवर, बट वो ये डेटा साइंटिस्ट तब होता है जब आपको टेक्निकल सारे टूल्स आते हों, तो फिर भी आप एक फुल स्टैक डेटा साइंटिस्ट कहलाते हो। बट अगर बिजनेस एनालिस्ट के स्कोप की बात करूं तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ खुलती हैं इससे, पर आप अच्छे होने चाहिए, ये है। आप जनरलाइज नहीं होने चाहिए कि भाई थोड़ा थोड़ा मेरे को पाइथन भी आता है, थोड़ा थोड़ा टैब्लू भी आता है, थोड़ा ये भी आता है, आर भी आता है, ऐसा नहीं है। एक चीज़ पकड़ो और उसमें ही एक्सपर्टीज कर लो। जैसे डेटा इंजीनियरिंग में बात करें तो ETL पाइपलाइंस होती हैं, हाँ जी, और ये होता है अपना जैसे एज़्योर डेटाब्रिक्स में स्पार्क लैंग्वेज यूज, स्पार्क टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, उसके लिए आपको पाई स्पार्क और ये सब आना चाहिए। तो एक चीज़ ऐसे पकड़ो कि भाई ये है मेरे को इसी में ही जाना है। जनरलाइज्ड करोगे तो जो रिक्रूटर है या जो हायरिंग मैनेजर भी है वो समझ ही नहीं पाएगा कि ये इसको जाना कहाँ है। करेक्ट। वो आपके देख रहा है कि आपने पावर BI से डैशबोर्ड भी बनाया है, फिर आपने कहीं पे ETL पाइपलाइन भी डेवलप करी है, कहीं पे आपने KPIs भी एनालाइज करी हैं, तो उसको वो फ्लो तो मिल ही नहीं रहा है ना कि ये इस रोल के लिए है कि उस रोल के लिए है। यार मेरे को तो इस चीज़ से नहीं ये समझ में आता है, जो लोग सोचते हैं नहीं कंप्यूटर साइंस का कोई स्टूडेंट है वो बिजनेस एनालिस्ट की जॉब खा जाएगा, ऐसा नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर साइंस वाला जो है वो हर सारी कोडिंग लैंग्वेज सीख रहा है, हर कुछ सारी चीज़ों में हाथ पैर मार रहा है, लेकिन जो बिजनेस एनालिस्ट है वो जैसा आपने बोला अभी कि एक ही चीज़ कर बिजनेस नहीं समझ में आएगा ना उतने आसानी से। अब जैसे अपने जो सब्जेक्ट्स हैं मार्केटिंग एनालिटिक्स, सेगमेंटेशन और ये सब जो टूल्स होते हैं, करेक्ट, पोजीशनिंग, टारगेटिंग और ये सब, और जैसे बहुत सारे कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स से मैंने बात करी, उनको टैब्लू पावर BI नहीं पता। करेक्ट, मतलब उनको पता है कि ये टूल है, लेकिन कैसे चलता है, क्या चलता है, उनको इनका आइडिया नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि वो खा जाएगा, ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं। मतलब कि जैसा भी आपने मेंशन किया एक्सपर्टीज होनी चाहिए, तो अब जो रिक्रूटर है ऐसा, और जैसे बिजनेस एनालिस्ट की जो रोल्स होती हैं, अब जैसे सीनियर बिजनेस एनालिस्ट और बिजनेस एनालिस्ट के जो रोल्स खुलते हैं उनके इंटरव्यूज में यूजुअली केस स्टडीज पूछते हैं। करेक्ट। तो केस स्टडीज एक कंप्यूटर साइंस वाला कर देगा, अगर वो प्रैक्टिस करे तो कर ही देगा। करेक्ट। बट उससे एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि वो केस स्टडीज सॉल्व करे हाई लेवल पे, जो मैकिन्से और बेन और ऐसी जो कंपनीज में पूछते हैं यूजुअली। बट आजकल वो नॉर्मल कंपनीज में भी पूछने लग गए। यस। तो केस स्टडीज सॉल्व करवाते हैं, वो एक आइडिया ले लेते हैं कि अच्छा इसको SQL समझ में आता है। ये नहीं कि वो कोड करके बताएगा कि समझ में आना चाहिए SQL की कोडिंग देख के कि भाई ये कन्वे हो रहा है टेक्निकल साइड से, जो शेयर होल्डर है या जो बिजनेस एनालिस्ट काम कर रहे हैं, कि ये चीज़ कर रहे हैं हम। करेक्ट। क्योंकि बिजनेस एनालिस्ट का तो रोल यही है ना कि वो समझे कि भाई समझे क्या रिक्वायरमेंट है, और फिर वो अपनी टेक्निकल टीम या जो डेटा एनालिस्ट उनको जाके बोले कि भाई ये करना है, ताकि मैं ये आगे बता सकूं। तो ऐसा नहीं है। बेसिकली डेटा को समझ के उसके इनसाइट्स को लेके एक स्टोरी टेल करना। हाँ, स्टोरी टेलिंग। क्योंकि एक टेक्निकल वाला सिर्फ कोड कर सकता है, डेटा सही चल रहा है नहीं चल रहा है ये समझ सकता है, लेकिन उससे क्या निकल के आ रहा है वो सिर्फ एक बिजनेस एनालिस्ट, और वो कैसे बिजनेस को हेल्प करेगा बढ़ने में या उसको इम्प्रूव करने में, वो बिजनेस एनालिस्ट का। तो इसलिए बिजनेस एनालिस्ट के लिए एक अलग से पोजीशन है, जो ऐसा कुछ नहीं कोई अलग टेक्निकल का जो बिल्कुल शातिर है वो ले जाएगा आपको, ऐसा कुछ नहीं। वैसे और आप तो डिग्री तो अब खत्म हो गई है, तो वैसे कोर्स लगा बढ़िया?
नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी का जो कोर्स है, ये अपना करिकुलम है, ये अच्छा लगा आपको? हाँ, कोर्स अच्छा है, कोर्स अच्छा है। और मतलब वो चीज़ डिपेंड करती है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, क्योंकि आप करिकुलम तो देख के ही आते हो किसी भी यूनिवर्सिटी में। करेक्ट। तो जैसा मैंने सोचा था स्टैंडर्ड वैसा ही था, और जो मुझे चाहिए था कि जो इस कोर्स से निकल के आए वैसा ही हुआ है। अब किसी की रिक्वायरमेंट होती है कि मुझे ज़्यादा अपनी टेक्निकल नॉलेज पे ध्यान देना है, तो हो सकता है उसके लिए ये करिकुलम सूट ना करे। करेक्ट। तो जैसे फाइनेंस का एग्जांपल मैं देता हूँ, जैसे कुछ लोगों का फाइनेंस बैकग्राउंड होता है या जिनको फाइनेंस का शौक होता है, तो उनके लिए ये करिकुलम नहीं है सूटेबल, क्योंकि फाइनेंस का कोई इलेक्टिव नहीं है। तो उन्होंने कंप्लेन करी थी कि देयर शुड बी अ फाइनेंस इलेक्टिव, बट वो उनको देख के आना चाहिए था व्हाइल कमिंग हियर। तो ऐसे भी कॉलेजेस के करिकुलम होते हैं जिसमें फाइनेंस के इलेक्टिव्स होते हैं, तो वो उनके लिए सूटेबल होते हैं। तो वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है। अब जैसे मुझे फाइनेंस का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, कुछ भी आइडिया नहीं है, तो मैं खुश था इस करिकुलम से। तो यही है बस। पर जैसे आप जॉब के लिए बिजनेस केस स्टडी सॉल्व करते हो, तो कभी कभी लगता है कि फाइनेंस का थोड़ा सा तो मेरे को पता होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल लगता है। कई बार जैसे मैंने अपने TCS के एक्सपीरियंस में भी SAP फाइनेंस में ही काम किया था, तो उसमें क्रेडिट डेबिट क्या होता है, बैलेंस शीट्स, P&L स्टेटमेंट्स और ये सब चीज़ें मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आती, आज तक भी नहीं आती। यही रीज़न है कि मैंने फील्ड भी चेंज कर ली अपनी। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। ओके। तो मुझे लगता है, और मैंने सोचा भी है कि मैं पढ़ूंगा यहाँ का टैक्स सिस्टम समझना, ये सब चीज़ें, बट देखते हैं वो दिन कब आएगा, अभी तक तो आया नहीं। धीरे धीरे आएगा। अच्छा, तो अभी आप जॉब कर रहे हो, पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको फुल टाइम भी मिल गई है। तो आप क्या इंटर्नशिप वहीं फुल टाइम अपनी वहीं पर ही कर रहे हो जहाँ पर इंटर्नशिप कर रहे थे पहले? हाँ, तो मेरी फुल टाइम लग गई है इम्पीरियल टोबैको ग्रुप, ITG ब्रांड्स करके कंपनी है नॉर्थ कैरोलिना में, US में। वो इम्पीरियल टोबैको का सब ब्रांड है। तो उसमें उसी में मैंने इंटर्नशिप करी थी, और इंटर्नशिप के फाइनल प्रेजेंटेशन के टाइम पे ही मेरे को एक दूसरी टीम ने कांटेक्ट किया था विद इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन, और फिर उन्होंने आगे बात चलाई थी एंड देन दे ऑफर्ड। तो ये ITG ब्रांड के आप अभी एम्प्लॉयर हैं, अभी से कस्टमर भी रहे हैं क्या? नहीं। अच्छा, तो इसकी रिसर्च कैसे करी आपने? मतलब ये ऑनलाइन रिसर्च करा या फिर? ऑनलाइन रिसर्च करी। हाँ। और कॉम्पिटिटर्स तो पता ही थे। हाँ। जो हमारे फ्रेंड्स में जो लोग करते हैं स्मोक। अच्छा। हाँ। तो आपको आधे से ज़्यादा रिसर्च तो वहीं से मिल गई थी दोस्तों से, हाँ, कौन सा ब्रांड सबसे अच्छा है? कौन सा अच्छा है, कौन सा क्या है। फिर जब इंटरव्यू आया तो फिर कंपनी की रिसर्च तो आदमी करता ही है। तो वो पूरा। तो अभी पर इंटरेस्टिंग है, टोबैको इंडस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग है। मैंने सुना है ये ग्रोइंग इंडस्ट्री है, और ये मतलब कि कोविड के ग्रोइंग टाइम नहीं पे है, मतलब ये ऐसी इंडस्ट्री है जो कभी डाउन हो ही नहीं सकती, या पता नहीं होती ही नहीं है। उसका रीज़न ये है कि कोविड आ जाए चाहे कुछ भी आ जाए, लोग सुट्टे मारना दारू पीना तो बंद नहीं करते। करेक्ट। वो तो हमारे को पता है, हमारे लिए वो क्योर भी था कोविड को खत्म करने के लिए। इनफैक्ट बहुत सारी कंट्रीज की इकोनॉमी अल्कोहल के से ही रिवाइव हुई है। यस, ट्रू। तो आपका जो रोल है, आपका रोल क्या है अभी यहाँ पर? मेरा रोल एसोसिएट डेटा साइंटिस्ट का है। और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी आपकी इस रोल में? रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मेरी पूरा एक ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं ये लोग, कि सब कुछ डेटा से ही होना चाहिए, डेटा ड्रिवन होना चाहिए। इनको अपनी सेल्स, अपना शेयर ऑफ मार्केट, अपना जो भी KPIs होते हैं डिफरेंट तरीके के, कि ये मेजर करते हैं कि कितना आगे जा रहा है हमारे कॉम्पिटिटर से, उसमें इनको प्रिडिक्शन चाहिए, फोरकास्टिंग चाहिए। तो ये सब के लिए इनको डेटा वेयर हाउसेस बिल्ड करने हैं, क्योंकि इनका डेटा बहुत दूसरी सोर्सेज से आता है। तो उसको कंपाइल कंसोलिडेट करने के लिए डेटा वेयर हाउस बिल्ड करना है। तो ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं मेन। तो आपने इस कंपनी वैसे इसमें जॉब के लिए आपने खुद ही जिसमें आपने इंटर्नशिप करी, आप उसी में फुल टाइम कर रहे हैं, तो इसमें आपने खुद अप्रोच करा था या फिर कंपनी ने आपको वर्क देख के अप्रोच करा? वर्क देख के। मतलब मैं अज्यूम करूँ कि वर्क ही देखा होगा। क्योंकि फाइनल प्रेजेंटेशन में तो वही दिखाया था। और उस टाइम फाइनल प्रेजेंटेशन में सीनियर मैनेजमेंट था, सबके सामने मेरा प्रेजेंटेशन हुआ था। तो सिमिलरली दूसरी टीम ने मुझे अप्रोच किया था। ओके। तो अभी आप ये जॉब करना स्टार्ट कर दिया? हाँ, बस कुछ ही दिन हुआ है। और रोकड़ा कितना मिल रहा है? रोकड़ा तो जितना मिले उतना कम है। और कोई रेंज?
रेंज तो स्टेट टू स्टेट डिपेंड करती है यहाँ पे। अगर आप, और क्योंकि स्टेट टू स्टेट इसलिए डिपेंड करती है क्योंकि हर स्टेट का मिनिमम वेज अलग है। अगर हम बात करें मैसेच्यूसेट्स, न्यूयॉर्क और कैलिफोर्निया की, तो इनका मिनिमम वेज इज़ अराउंड $14 to $15। बाकी स्टेट्स का $7 to $8 है। सिंस मेरी नॉर्थ कैरोलिना है, तो एज अ डेटा साइंटिस्ट रोल तो रेंज है मेरी 80K से 120K के बीच में, तो इतनी आपको एक्सपेक्ट करनी चाहिए। मतलब मार्केट को देखकर भी वैसे इट इज़ अ डिसेंट अमाउंट। हाँ, पर ईयर 80K to 120K एनम पर ईयर। ट्यूशन फीस अब निकल जाएगी। अब ट्यूशन फीस निकल सकती है अभी भी। हाँ, मतलब देखते हैं कितना टाइम लगेगा 2 साल 3 साल। तो आप कोई टिप्स देंगे बिजनेस एनालिटिक्स प्रोग्राम जितने भी यूएसए में या फिर कहीं और जो कर रहे हैं ये एक प्रोग्राम ये परस्यू कर रहे हैं मास्टर्स इन बिजनेस एनालिटिक्स, उनको क्या टिप्स दोगे इन जॉब सर्चिंग एंड इस करिकुलम को लेकर, मतलब कि इस क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं और क्या बेसिकली क्या टिप्स देना चाहोगे आप उन्हें फॉर जॉब सर्चिंग? क्या किस चीज़ पे फोकस ज़्यादा करना चाहिए उन्हें? टिप्स तो यही है कि अपना एक एक्सपर्टीज़ पकड़ो, एक नीश पकड़ो कि भाई मुझे डेटा इंजीनियरिंग में ही जाना है या फिर बिजनेस इंटेलिजेंस एनालिस्ट में ही जाना है या डेटा साइंटिस्ट में जाना है, तो पूरा थोड़ा टेक्निकल हो जाओ, टेक्निकल प्रोजेक्ट्स करो। और डेटा इंजीनियरिंग करनी है तो ETL पाइपलाइंस उसकी तरफ जा सकते हो। और जैसे 2-3 डेटा वेयर हाउसेज हैं, एज़्योर, डेटाब्रिक्स, उसमें हमारे स्पार्क टेक्नोलॉजी यूज़ होती है बिग डेटा को मैनेज करने के लिए, हाइव। तो ये सब चीज़ों के सर्टिफिकेशंस और कोर्सेज या प्रोजेक्ट्स कर सकते हो। और बिजनेस इंटेलिजेंस की तरफ जाना है तो पावर BI और Tableau का एकदम A to Z आना चाहिए कि भाई ये टूल्स में ये करने के लिए ये यूज़ करना पड़ेगा। और पाइथन और R में भी विजुअलाइजेशन हो सकता है। सिंपल बिजनेस एनालिस्ट नॉन टेक टाइप चाहिए तो केस स्टडीज सॉल्व करनी शुरू करो, जितनी केस स्टडीज हो सकती हैं उतनी। अंडरस्टैंड करो कि भाई एक बिज़नेस कैसे ग्रो हो रहा है, कैसे वो गिर रहा है, तो वो एक बिजनेस एनालिस्ट का रोल होता है। तो ऐसे करके एक चीज़ पकड़ो, उसके अराउंड अपना रिज्यूमे बिल्ड करो, कंसिस्टेंटली अप्लाई करो, उन्हीं रोल्स में अप्लाई करो जिसमें जाना है। प्रोबेबिलिटी बढ़ाओ अपने रिज्यूमे सेलेक्ट करने की, बस यही है। और नेटवर्किंग नेटवर्किंग बहुत सबसे मुश्किल काम है नेटवर्किंग करना। तो थैंक यू सो मच हिमांशु धुरिया फॉर कमिंग टू आवर शो, द हिमराज शो। दिस इज द फर्स्ट एपिसोड ऑफ द हिमराज शो and Himanshu Dhuria is here and he has shared his experience with us. I would like to mention something that he also has his own YouTube channel where he posts some videos related to visa and all. Could you please share something about your YouTube channel? So I have a small YouTube channel, उसका नाम मेरे नाम से ही है, हिमांशु धुरिया। और उस पर मैं बस अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करता हूँ। उस पर रेगुलर वीडियोस आती हैं पर वो रेगुलर का जो इंटरवल है वो 4 months 5 months है, तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। अच्छा, एक चीज़ और बताऊँ, वैसे हिमांशु धुरिया से सिर्फ एक अकाउंट नहीं है, 2 अकाउंट है। अच्छा, जिसमें आपने मार्शल के लिए एक वीडियो पोस्ट करी थी। हाँ। मेरी रिसर्च काफ़ी करी है मैंने इस चीज़, तो जिसमें सब्सक्राइबर ज़्यादा है वो वाली कर लेना। तो थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय। बाय बाय। चलो चलते हैं।